हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इन दृष्टि अकादमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि अकादमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम नई यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि जैसा आप लोग जान रहे हो कि झारखंड बोर्ड के एग्जाम आप लोग के लिए नज़दीक में है और इस कम टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों को पढ़े, कौन सी चीज़ों को छोड़ें, आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा। और सेकेंड यूनिट आप लोगों को काफ़ी हद तक बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि समझ में नहीं आता है, तो एटलीस्ट जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहे हो उतना पढ़ लो, ताकि आप लोग का एग्जाम बेहतर जाएगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आप लोग के लगभग 50% क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, इसलिए ये वीडियोस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे जैक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, झारखंड बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज दूसरे यूनिट पे। तो दूसरा यूनिट है आप लोगों के लिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट हम लोग को क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें मेनली 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरा है इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सर, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर ले कि जैसा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे पूछा जाता है फादर जेनेटिक्स के कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आता है। तो फिर पूछा जाता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट्स को चूज किया था, तो उसका नाम पीसम सटाइबम है, जिसे हम लोग गार्डन पी कहते हैं, मटर का पौधा। ठीक है, और इस मटर के पौधे के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया था। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर। ठीक है ना, ऑपोजिट कैरेक्टर होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा टोटल अगर कैरेक्टर की बात करें तो 14 कैरेक्टर्स को लिया गया था। मेंडल ने टोटल 3 लॉ के बारे में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला 2 तरीके का क्रॉस होता है, जिसमें एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिखाया गया, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिखाया गया। तो एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है ऑब्जेक्टिव में, फिनोटाइपिक रेशियो क्या था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो 1:2:1 इन हर एक कंडीशन में। लेकिन पूछा जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो 9:3:3:1। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखने को मिलता है, तो ये मिल रहा है एक प्लांट जिनका नाम है एंटीराइनम। एंटीराइनम को हम लोग स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं। इनका रेशियो भी 1:2:1 होता है। ठीक है, को डोमिनेंस की बात करें तो आप लोग देख रहे हो कि ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें को डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और ये मल्टीपल एलिलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी बताता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में 3 एलील होता है, IA, IB और I। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हमने क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किन्होंने दिया था, तो याद रखना सटन एंड बॉबरी ने दिया था, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कौन, थॉमस हॉन्ट मॉर्गन ने किया था। और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था तो उनके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म का यूज किया था जिनका नाम ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर है। कॉमनली उसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो एग्जाम कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछती है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर ऑर्गेनिज्म को ही क्यों चुना था। ठीक है, तो उसके कुछ रीजंस पूछते हैं, 3 रीजन पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। और थॉमस एंड मॉर्गन ने एक अनदर कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस किया है जिनका नाम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है, और उनके लिए भी उन्होंने सेम ऑर्गेनिज्म का यूज किया था, यानी कि यही कॉन्सेप्ट देखने को वहां मिलता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, जीन अगर मान लेते हैं लिंक, अगर 2 जीनों के बीच लिंक अगर टाइट होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लूज होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। फिर पूछा जा रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, तो आप लोग जानते हो सेक्स डिटर्मिनेशन में यानी कि मेल बॉडी या फीमेल बॉडी जो डिसाइड करे कि आने वाला बेबी कौन सा सेक्स होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, तो उसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो एलिजिबल है उन्हें हम लोग कहते हैं मेल, यानी कि मेल बॉडी ही डिसाइड करता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। ठीक है, इसी कारण ह्यूमंस में मेल हेट्रोगेमेट्री देखने को मिलता है, लेकिन बर्ड्स में जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल बर्ड्स डिसाइड करती है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, तो बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेट्री देखने को मिलता है और मेल में ह्यूमंस में मेल हेट्रोगेमेट्री देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि मेल में यहाँ पे XY जीन होता है और यहाँ के फीमेल में ZW जीन्स होता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मेल का क्या होता है, तो मेल का ZZ होता है, यहाँ पे फीमेल का XX होता है। तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगला पूछता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन सा है, तो 4 डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया।
एक अनदर है कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कलर ब्लाइंडनेस कौन से डिसऑर्डर में आता है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया। अगला आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोम में जब डिसऑर्डर आ जाता है तो उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो वो किसमें देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो इन तीनों सिंड्रोम को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता भी है। कभी कभी पूछेगा इन दोनों का डिफरेंसेस लिखने के लिए दो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। एलिल्स और जीन को डिफाइन करिए भाई। एलिल्स क्या है, जीन्स क्या है? ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताओ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताओ, कभी कभी पूछेगा। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताओ। व्हाट इज पनेट स्क्वायर, हु डेवलप्ड इट, पनेट स्क्वायर क्या है, कौन डेवलप किया था। पूछेगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के डिफरेंसेस को लिखो। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया को एक्सप्लेन करो। ठीक है, फिर पूछेगा कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज ए डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आप लोग जानते हो मेंडल ने एक लास्ट लॉ यानी कि तीसरा लॉ जो दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इस लॉ को प्रपोज करने के लिए उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया था। ठीक है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है कि क्या है भाई लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हाउ डिड मॉर्गन ने इसे कैसे प्रूव किया था? थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के हेल्प से इसे प्रूव किया था। तो पूछ रहा है कैसे किया था। फिर पूछ रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उनका प्रोसेस क्या है, उनको बताओ। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों सिंड्रोम के बारे में बताना है जो क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर है और क्या है सर, व्हाट इज हीमोफिलिया, हीमोफिलिया क्या है भाई, है ना। Why is it more common in males than females? ये मेल में सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है फीमेल की तुलना में, क्यों? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप आंसर लिखने के लिए कैपेबल होने चाहिए। Why did Mendel select pea plant for his experiment? मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना? ठीक है, डिफाइन म्यूटेशन, एक्सप्लेन पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या है भाई, इसमें पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि एक्सप्लेन पॉइंट म्यूटेशन, कभी एग्जाम में पूछ लेगा डिस्क्राइब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक वर्ड की जेनेटिक्स वर्ड जो दिया था उनका नाम क्या था, विलियम वैटसन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को कर लेने हैं। और कुछ और दो क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। व्हाई थॉमस एंड मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्यों उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था, उसके रीजंस को लिखना है। कभी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का डिफरेंसेस पूछ लेगा, कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस का डिफरेंसेस पूछ लेगा, कभी हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस का डिफरेंसेस पूछ लेगा। ठीक है, फिर पूछेगा प्लियोट्रॉपी क्या है भाई, प्लियोट्रॉपी के कॉन्सेप्ट को बताओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर लिए होंगे, और अगर नहीं करें तो जरूर इनको कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेसन में एटलीस्ट इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उनको एटलीस्ट एक बार टकटकी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में जब आए तो मजा आ जाए, है ना। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेना है जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई। तो आप लोग देखे होंगे कि कई सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट आता है, हर्से एंड चेंज एक्सपेरिमेंट आता है, और लास्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, डीएनए है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर पूछेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लोग बोलते हैं डबल हेलिकल होता है। तो डबल हेलिकल को कौन बताया था, तो सबसे पहले बताया था वाटसन एंड क्रिक। कब बताया था, 1953 में बताया था। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे चारगाफ रूल क्या है भाई, चारगाफ रूल को अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्यूरिन जितना होगा पायरिमिडिन उतना होगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन को थायमिन प्लस साइटोसिन, एडेनिन जितना होगा थायमिन उतना होगा, ग्वानिन जितना होगा साइटोसिन उतना होगा। ठीक है, प्यूरिन जितना होगा पायरिमिडिन उतना होगा। तो ये कुछ चारगाफ रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, प्यूरिन किसको बोलते हैं, एडेनिन और ग्वानिन कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट में AG, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन। AG छोटा वर्ड होता है इसलिए इसको प्यूरिन बोलते हैं। साइटोसिन एंड थायमिन CT बड़ा होता है तो CT लगाएंगे तो बड़ा होगा, लंबा आएगा, CT लंबा होता है तो इसलिए इसको याद रखना पायरिमिडिन। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद करने के लिए सारी चीज छोटी छोटी चीजें हैं। आगे बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। आप लोग जानते हो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होते हैं, फॉस्फेट होता है, पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। लेकिन पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड के साथ एड होता है उनको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जिस बॉन्ड के साथ एड होता है उस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर एड हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजनस दो होते हैं, प्यूरिन होता है, पायरिमिडिन होता है, तो नाइट्रोजनस बेस अगर पेंटोस शुगर के साथ एड होता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप एड होता है तो उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर रेडी होता है, इसलिए डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है भाई, है ना। वो क्या सा चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो पूछा जाता है कि सर डीएनए जो होता है वो कैसा चार्ज होता है, तो याद रखना ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक प्रोटीन के चारों ओर बंधा हुआ होता है, गुथा हुआ होता है। तो ये डीएनए चारों ओर एक प्रोटीन के अंदर गुथा होगा, तो अगर ये नेगेटिव है तो प्रोटीन कौन सा चार्ज होगा सर, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है और इस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन ऑक्टामेर। तो हिस्टोन ऑक्टामेर में ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, यानी कि हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 8 मॉलिक्यूल होंगे भाई, है ना। अगला है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, डीएनए है। तो डीएनए की डिस्कवरी कैसे होगी, तो इसका भी लिए एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ था, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 को हुआ था। इसमें प्रूव किया गया था डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। यूजिंग किया गया था बैक्टीरियोफेजेस का। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को भी देखने को मिल रहा था। फिर अगला आता है डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। तो डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो 50% पार्ट पेरेंटल होगा, 50% पार्ट नॉन पेरेंटल होगा, यानी कि दोनों 50-50 होगा, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। और इससे सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट चला था जिसको बोलते हैं मेसेल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होने चाहिए। उसके बाद क्या है, आप लोग देख रहे हो सेट सेंट्रल डॉगमा का एक कॉन्सेप्ट है जो कौन दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इन्होंने कहा था कि डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो उसे रेप्लिकेशन कहेंगे, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा उसे ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट्स होते हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। तो ये 3 आप लोग याद रखिए, ये तीनों क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। बात करेंगे अगला कोडन। आप लोग जानते हैं प्रोटीन बनाने के लिए कोडन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कोडन क्या होती है, कोडन हमेशा ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट में टोटल नंबर ऑफ कोडन कितने होंगे सर, 64 होंगे। क्यों 64 होंगे, आप लोग ये कॉन्सेप्ट बताइएगा, कमेंट में करिएगा, ठीक है। कोडन क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं। और स्टार्ट कोडन को एयूजी कहते हैं, जो एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं मिथियोनिन, ठीक है। और स्टॉप कोडन 3 होते हैं, याद रखिए स्टॉप कोडन 3 होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे, एक प्रोजेक्ट चला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे एचजीपी कहते हैं। और ये एचजीपी क्या है, एक तरीके का मेगा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हुआ था 2003 में हुआ था, ठीक है। तो इसको इनिशिएट कौन किया था बताइएगा, ठीक है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है भाई, ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक को कौन डेवलप किया था, एलेक्स जेफरीज ने किया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लेना है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ लेना है, इसके फीचर्स को पढ़ लेना है, साइलेंट फीचर्स को भी पढ़ लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे इस चैप्टर पे। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, तो आप लोग पूरा का पूरा चीजों को देखिएगा और जरूर इन चीजों को रिवाइज करने के साथ साथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि कुछ डिफरेंसेस पूछ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए का भाई डिफरेंसेस लिखकर बताओ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में बताओ भाई, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। कभी एग्जाम में पूछ लेगा एक्सप्लेन लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट डू यू मीन अबाउट लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाट डू यू मीन अबाउट लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप लोग यहाँ पे इन तीनों को डिफरेंसेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग के 6 टॉपिक क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। राइट द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के क्या क्या साइलेंट फीचर होता है, पहला होता है जैसे कि वो ट्रिपलेट होता है भाई, है ना, 64 नंबर है ना। एयूजी स्टार्ट कोडन है, ठीक है, और स्टॉप कोडन 3 है। तो कौन कौन से हैं, तो ये कुछ साइलेंट फीचर है, तो उन साइलेंट फीचर को लिखना है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीआरएनए, है ना, ट्रांसफर आरएनए के क्या रोल होते हैं, कहां पे, एडेप्टर मॉलिक्यूल्स में, आप लोग बताना है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इनको बताना है। इसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इंट्रॉन्स क्या होता है, एक्सॉन्स क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामेर क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है, तो इनको भी आप लोग साथ ही साथ पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट करते हैं किस पे, बैक्टीरियोफेजेस पे। तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होते हैं भाई, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होंगे, यूकैरियोट्स में डिफरेंट होंगे, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसको पढ़ना है। व्हाट इज लैक ऑपरेन, है ना, लैक ऑपरेन क्या है भाई, एक्सप्लेन इट्स स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म। तो स्विचिंग ऑन या स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ के मैकेनिज्म को पढ़ लेना है। कभी कभी इसी के जगह पे पूछा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, दोनों सेम है, चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, इनको पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हु प्रपोज्ड इट, है ना, सेंट्रल डॉगमा क्या है भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और इसको कौन प्रपोज किया था, अभी बता चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर में। एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ मेसेल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट। आपने देखा था डीएनए जो
रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड पे करता है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था मेसेल्सन एंड स्टल के, इसके एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए कह रहा है। राइट एनी 3 गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तीनों गोलों के बारे में, 3 गोल के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोग के सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। हम इस यूनिट के अब आखिरी लेसन इवोल्यूशन पे बात करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के एग्जाम के लिए। इतना आप लोग सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर से। तो इवोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ लेना है भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो जैसे इवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले भाई ब्रह्मांड बनेगा, तो ब्रह्मांड बनने की जो थ्योरी होती है उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो इससे क्या देखने को मिलेगा सर, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स होगा। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ फिर हम लोग देखेंगे, जो बोला जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, अर्थ बना था। ठीक है, उसके बाद एसल एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ऑपेर एंड हाल्डेन एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिलता है, तो मिलर एक्सपेरिमेंट उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलर एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर पूछा जाता है होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर सेम था बट फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट, जैसे कि फोरलिम्ब ऑफ कैट है ना, फोरलिम्ब ऑफ कैट एंड फोरलिम्ब ऑफ व्हेल। तो व्हेल का फोरलिम्ब किस काम के लिए कर रहा है भाई, तैरने में हेल्प करता है। लेकिन कैट का फोरलिम्ब क्या काम कर रहा है सर, पंजे मारने में काम करता है, चलने में, दौड़ने में, भागने में, कूदने में काम करता है। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन क्या है भाई, एनालॉगस ऑर्गन मतलब जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। जैसे बटरफ्लाई का पंख है ना, फ्लाई, जैसे बटरफ्लाई का फीदर एंड बर्ड्स का, बटरफ्लाई का फीदर एंड बर्ड्स का फीदर, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है भाई। तो ऐसे कुछ चीजें हैं इसमें। एनालॉगस में हमें एक इवोल्यूशन देखने को मिलता है जिसे कन्वर्जेंट बोलते हैं, और होमोलोगस में देखने को मिलता है जिसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है भाई, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। मान लेते हैं ये एरिया है, इस एरिया में हमको इवोल्यूशन देखना है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो एक जियोग्राफिकल एरिया बोल रहे हैं और एक पॉइंट से इनमें जो चेंजेस है उन सारे चेंजेस को हम लोगों को क्या करना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेटिव रेडिएशन। तो एडेप्टेटिव रेडिएशन बनाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट बताए गए, एक डार्विन के फिंचेस का, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। तो डार्विन फिंचेस करके कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। लेमार्क्स की थ्योरी क्या था, डार्विन्स थ्योरी जिसे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी क्या है भाई, हार्टे-विनगर प्रिंसिपल, जिसमें ये बोलता है कि p² + 2pq + q² = 1, जो बताता है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। अगर ये इक्वेशन दिखा रहा है तो एलील फ्रीक्वेंसी जो होगा पॉपुलेशन में वो स्टेबल रहेगा। तो ये हार्टे-विनगर प्रिंसिपल का है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर कर लेने हैं। इसके साथ साथ लास्ट टॉपिक आता है ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन इवोल्यूशन का जो क्रोनोलॉजिकल हायरार्की है उसको सेट करो। कभी इस तरह का रहेगा, कभी पूछेगा कि होमो इरेक्टस का कार्नियल कैपेसिटी कितना था, कभी पूछ लेगा होमो हैबिलिस का कार्नियल कैपेसिटी क्या है। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए। जैसे रामाफिथिकस का ब्रेन साइज को मापने के लिए सीसी बोलते हैं, जैसे गाड़ी में होता है ना सीसी, उसी लिए, लेकिन यहाँ पे सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कार्नियल कैपेसिटी। ठीक है, तो कार्नियल कैपेसिटी इसका कितना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना है भाई, होमो हैबिलिस का कितना है, जैसे होमो इरेक्टस का है 900 सीसी, नेंडरथल मैन का है 1400 सीसी, होमोसेपियंस का कितना है। तो ये सारे के सारे ब्रेन साइज जो आपको नहीं दिए गए हैं वो आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। और ये ऑर्गन्स कब आए, कितने मिलियन ईयर एगो आए, कितने MOIA आए, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी सीक्वेंस रेडी करने के लिए भी कहता है। तो यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आ रही है भाई, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करिएगा, है ना, साथ ही साथ लाइक ही करिएगा। अब बात करेंगे कुछ इस लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला सर, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के बीच डिफरेंशिएट करो एग्जांपल के साथ। एडेप्टेटिव रेडिएशन क्या है और एडेप्टेटिव रेडिएशन के साथ डार्विन फिंचेस को लेकर एक्सप्लेन करो। कभी कभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से पूछा जा सकता है। साल्टेशन क्या है भाई, साल्टेशन जो ह्यूगो डी बेरीज ने दिया था, तो ह्यूगो डी बेरीज ने एक कॉन्सेप्ट दिया था साल्टेशन के लिए, तो साल्टेशन क्या है इसको बताना है। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है ये याद कर लेना है। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, होमोलोगस एंड एनालॉगस में देखे थे ना, तो वही है। तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है इसको पढ़ लेना है भाई। मिलर एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है, स्टेट द हार्टे-विनगर प्रिंसिपल, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग, कौन सा फैक्टर है जो हार्टे-विनगर इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सर, ह्यूमन इवोल्यूशन को डिटेल में बताना है कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व किया, कैसे वो होमोसेपियंस बना, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमोसेपियंस कैसे बना, या फिर होमो इरेक्टस से होमोसेपियंस कैसे बना। तो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे के चीजों को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, यहाँ भी आपको डिस्कस करना है भाई।
डिफाइन जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जीन फ्लो क्या है, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो पूछा जाता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या है और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया था, तो याद रखना मोथ, व्हाइट एंड डार्क। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डार्विनिज्म एंड लेमार्किज्म। डार्विन के कॉन्सेप्ट क्या थे, लेमार्क के कॉन्सेप्ट क्या थे, उनका डिफरेंशिएट पूछा जाता है। What are वेस्टिकल ऑर्गन, वेस्टिकल ऑर्गन्स क्या होते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में 2 वेस्टिकल ऑर्गन्स एग्जांपल्स पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बाय ओपेरियन एंड हाल्डेन। ओपेरियन हाल्डेन ने एक थ्योरी दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, जो ओपेरियन हाल्डेन ने दिया था, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 2 से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा का पूरा सीरीज, ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करें, ताकि जितनी जल्दी आप लोग के कमेंट्स आएंगे, लाइक आएंगे, हम उतनी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।